जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो ग्रीन हाउस का जो इमिशन होता है उसे रिड्यूस करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो स्टार्टिंग से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने में भी बहुत आसान है और आपको भी अच्छा लगेगा पूरा जान के। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये जो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1972 में ऐसा सोचा गया कि यार एनवायरनमेंट के बारे में पूरे देशों ने मिलकर कुछ ना कुछ डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने फिर 1970 में एक कॉन्फ्रेंस रखी। पूरे देशों की जो लीडर्स थे, अच्छे अच्छे लीडर्स थे, उस कॉन्फ्रेंस के लिए गए। तो उसको स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इसके कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहिए इन्होंने सोचा। और उसके 20 साल के बाद यानी 1992 में रियो डी जेनेरो जो है, ये एक सिटी है ब्राजील में। तो यहां पे एक अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। तो इसका नाम था एक्चुअल में यूएनसीईडी, ऑफिशियल नेम था यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई 1992 में। यहां इस कॉन्फ्रेंस में भी पूरे जो बहुत सारे देश थे, इसके लीडर्स आए थे। तो यहां पे इस कॉन्फ्रेंस में 3 लीगल एग्रीमेंट जो है वो निकाले गए। अब वो जो 3 लीगल एग्रीमेंट्स थे वो थे, पहला था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का इन्होंने विचार किया था। उसके बाद था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दूसरा इन्होंने वहां पे डिस्कशन किया था क्लाइमेट चेंज के बारे में। और तीसरा था कोबर्ट डिजर्टिफिकेशन, यानी जो अच्छी लैंड होती है वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो ये जो हम यहां पे गाइस जो फोकस करने वाले हैं, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये जो इनका दूसरा पॉइंट था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसका पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। तो इसके बारे में गाइस हम चर्चा करेंगे। तो ये वाला जो क्लाइमेट चेंज का ये जो सेकंड पॉइंट था, इसे फिर आगे बढ़ाया गया। तो क्लाइमेट चेंज ये स्पेशलाइज पॉइंट था और इसे फिर आगे बढ़ाया गया। ये जो यूएनएफसीसी था, तो 1992 में इसका डिस्कशन किया गया और एंटर हुआ, ये फोर्स में आया 21 मार्च 1994 को इसे लागू कर दिया। क्लाइमेट चेंज के बारे में इसे लागू कर दिया। और इसके अंतर्गत फिर डिस्कस किया गया कि देखिए क्लाइमेट चेंज में हम हर साल डिस्कशन करेंगे। पूरे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया, जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है ये आता है यूएनएफसीसी के अंतर्गत। और ये फोर्स में आया 21 मार्च 1994 को। और इस टाइम डिसाइड किया गया कि हम हर साल एक मीटिंग लेंगे, पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आएंगे और अलग अलग देश पे जो है वो ये मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी। सभी देश के लोग मिलेंगे, जो सभी देश के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है वो मिलेंगे और कुछ हम यहां पे डिस्कशन जो है वो करेंगे। अब हर साल जो मीटिंग होगी, देखिए हर साल जो मीटिंग होगी उसे कहा जाएगा कॉप। उसे नाम दिया गया कॉप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो कॉप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हर साल जो मीटिंग होती है हम उसे कॉप कहते हैं। तो फर्स्ट कॉप यहां पे जो यूएनएफसीसी का जो ये फोर्स में आया, तो इसके बाद फर्स्ट कॉप ली गई 1995 में, क्योंकि ये 1994 में हुआ था। और 1995 में फर्स्ट कॉप हुई थी बर्लिन में, जो जर्मनी की कैपिटल थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉप जो है वो जिनेवा में हुई 1996 में, जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और उसके बाद गाइस थर्ड कॉप हुई 1997 में, जिसमें इस कॉप में, इस मीटिंग में फिर क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये क्योटो जो है ये एक जापान की ओल्ड कैपिटल थी, बहुत अच्छी सिटी यानी शहर है ये। तो ये कॉन्फ्रेंस ली गई 1 से 10 दिसंबर के बीच में, ये क्योटो में ली गई और इसीलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कहा जाता है, जापान में हुई थी। और इसमें फिर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में डिस्कशन किया गया कि देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो पूरा बढ़ रहा है दिन ब दिन, हम जिसके ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो एक्चुअल में एक जो ग्रीन हाउस गैस होती है, तो इसका काम क्या होता है, वो सनलाइट को तो अंदर आने देता है पर हीट पूरी की पूरी बाहर नहीं जाता और इसी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। पर अब हो क्या गया है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री उसमें है, तो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस है। अब इनके मुताबिक जो ग्रीन हाउस गैसेस इन्होंने दी है वो है CO2, CH4 यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये सबसे ज्यादा रोल होता है गाइस CO2 का, इसको CO2 इफेक्ट भी कहा जाता है। तो जो पूरे जो ये वाले अपने ग्रीन हाउस गैसेस है,
ये ऊपर जाके इसकी जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सनलाइट तो अंदर आ रहा है पर हीट जितनी बाहर जानी चाहिए वो जा नहीं रही है और वो अंदर के अंदर रह रही है, और उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं कहते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने यहां पे ये जो क्योटो प्रोटोकॉल बना जापान में, तो यहां पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो बिल्कुल कम करेंगे। अब कौन कम करेगा और कौन कम नहीं करेगा इसके बारे में चर्चा हुई, तो इन्होंने फिर इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया एनेक्स और नॉन एनेक्स कंट्रीज में और नॉन एनेक्स कंट्रीज में। अब एनेक्स कंट्रीज में उन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज जो है जैसे यूएस है, यूके है, जापान है, उनको शामिल कर दिया, ठीक है। उनको शामिल करने के बाद नॉन एनेक्स में जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज थी, यानी जो ज्यादा इंडस्ट्रीज उसमें नहीं थी, जैसे इंडिया है, चाइना है। चाइना भी उस टाइम जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं था, इंडोनेशिया है। तो ऐसी कंट्रीज को उन्होंने एनेक्स और नॉन एनेक्स कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पे समझिए, एनेक्स में और भी उन्होंने देखिए एनेक्स और नॉन एनेक्स कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। एनेक्स में उन्होंने डाल दी डेवलप कंट्रीज जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज उसमें थी, और जो नॉन एनेक्स में थी उसमें डाल दी डेवलपिंग, अभी जो विकसित है ज्यादा इंडस्ट्री उसमें नहीं है। तो यहां पे डिसाइड हुआ गाइस कि देखिए जो डेवलप कंट्रीज है यानी जो एनेक्स कंट्रीज है वो 5.2% जो है वो पूरे विश्व का जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कम करेंगे, यानी टारगेट दिया गया कि 5.2% जो है वो हमें कम करना है ग्रीन हाउस गैसेस को। फिर एनेक्स बी उसका एक सब डिवाइड किया गया, और एनेक्स बी में कुछ कंट्री ऐसी डाली गई जैसे कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, तो उसमें ऐसा डाला गया कि उन्हें टारगेट दिया गया कि आपको 7% करना है, आपको 8% करना है। पर वैसा उनका ये था एनेक्स कंट्रीज में कि 5.2% ग्लोबली हमें कम करना है, पर एनेक्स बी कंट्रीज को एक टारगेट दिया था कि इससे ज्यादा आपको करना है, ठीक है। और नॉन एनेक्स कंट्रीज जो है इन्हें कोई भी बाइंडिंग नहीं थी, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है, इसमें ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, इसमें इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया आता है, तो कोई बाइंडिंग नहीं थी कि आपको इतना कम करना है या आपको इतना टारगेट है, कुछ भी नहीं था। तो इनका कहना था कि जो नॉन एनेक्स कंट्रीज है इनको कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम करना है, पर आपको इंकरेज किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि आप भी जो है हमें सहयोग दे, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कम करे। पर गाइज ये जो बना था तो ये बना 11 दिसंबर को जो है वो एडॉप्ट किया गया। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल जापान में एडॉप्ट किया गया, पर लागू इसे किया गया 2005 में, 16 फरवरी 2005 में। अब इतना समय इसलिए लगा कि जब ये यूएस जो था, अमेरिका जो था, वो इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। जब उसके प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे तो जॉर्ज बुश का मानना था कि भाई ये हमारे कुछ काम का नहीं है, यानी क्लाइमेट चेंज पे उनका भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि ये हवा में बातें हैं, तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उन्हें पीछे खींचने का वाला ये काम है, तो उनका इन पे विश्वास ही नहीं था क्लाइमेट चेंज पे। तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब अमेरिका अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारे कंट्रीज आती है, तो इसी वजह से इसका कुछ हो नहीं पा रहा था। पर इसके बाद जो अगले कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे देश आए, और उसके बाद फिर रशिया आया, और इसके बाद गाइज थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और इसके बाद फिर 16 फरवरी 2005 को ये लागू किया गया, ठीक है। पर लागू किया गया, एनेक्स कंट्री, नॉन एनेक्स कंट्री सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर इसके बाद जो है वो दिसंबर 2011 में कनाडा ने जो है वो इसे इसमें से विड्रॉ कर दिया। अब विड्रॉ इसलिए कर दिया, उन्होंने जो एग्रीमेंट था उन्होंने कहा कि हम भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो कनाडा का कहना था कि देखिए अमेरिका जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिटर है वो इसमें पार्ट बिल्कुल ले ही नहीं रहा है, और दूसरी बात जो चाइना था उस टाइम तो ज्यादा इमिट नहीं कर रहा था ग्रीन हाउस गैसेस, पर 2010 तक चाइना भी बहुत सारी इंडस्ट्री वहां पे हो गई थी और वो भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रहा था। पर उनका कहना था कनाडा का कि आपने चाइना को नॉन एनेक्स में डाल दिया है, यानी उनके पास तो कोई बाइंडिंग है ही नहीं। तो यार जो दो मेन कंट्रीज है, जो यूएस है वो तो इसमें है ही नहीं, और कनाडा, चाइना जो है वो तो नॉन एनेक्स कंट्री में आपने इसको डाल दिया, तो मतलब की बात क्या है। तो इससे अच्छा है तो हम भी इसमें नहीं रहेंगे, हम भी जो है उसमें से विड्रॉ करेंगे। तो कनाडा ने भी फिर दिसंबर 2011 में, तो आपको ध्यान रखना कि किस कंट्री ने विड्रॉ किया है इस क्योटो प्रोटोकॉल से, तो 2011 में उन्होंने भी जो है वो विड्रॉ कर दिया। तो ये कुछ बातें थी गाइस क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो बना तो COP3 में बना, कब बना, एडॉप्ट जो है वो कब हुआ, लागू कब हुआ, क्यों हुआ, ये बताने की कोशिश की। और मेन है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिशन हो रहा है उसे रोकने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गाइस। तो ये बताने की कुछ कोशिश की है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है,
अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।